हेलो फ्रेंड्स, सी टेट 2023 का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। आपके पास लगभग 1 महीना है। आप इसमें बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जितने आप प्रीवियस पेपर एग्ज़ाम्स करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 60% पेपर यहीं से आता है। हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम प्रीवियस पेपर्स कराएंगे, तो ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो सके। स्टार्ट करते हैं। यह पेपर 6 फरवरी 2023 को हुआ था। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय समताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताएं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता की चर्चा करता है? आपने देखा होगा कि जैसे हम समस्या समाधान करते हैं तो ये एक कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक रूप से जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वो संज्ञानात्मक से जुड़ी होती हैं, वही समस्या समाधान में हेल्प करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डेवलपमेंट प्रोसीड टू, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास हमेशा सिर से पैरों की ओर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जो विकास सिद्धांत है वो मस्तिष्क ध्वमिकी सिद्धांत कहलाता है। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चा पहले सिर फिर हाथ पैर को नियंत्रण हासिल करना सीखता है। जैसे बच्चे को बैठना नहीं आता तो वो पहले सिर को सीखेगा स्टेबिलिटी लाना। जब उसकी गर्दन में स्टेबिलिटी आ जाएगी फिर वो हाथ पैर को भी नियंत्रण कर लेता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। जो हमारा समाजीकरण का प्राथमिक कारण है वो है परिवार। सबसे पहले जो बच्चा है वो परिवार से समाजीकरण सीखता है। परिवार में ही जो प्रारंभिक ईयर्स होते हैं यानी कि जो शुरुआत होती है बच्चे की, वो परिवार से सीखता है। परिवार बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद उसका विद्यालय में उसे कैसी संस्कृति मिलती है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देगा तो हमेशा असंतुलन यानी कि डिसइक्विलिब्रियम डेवलप्ड होगा। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग भी मतलब सही से काम नहीं करेंगे, संतुष्ट परिणाम नहीं मिलेगा बच्चे को, तो बच्चा का डिसबैलेंस हो जाता है चीज़ें। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? पहले तो आपको बता देते हैं जो जीन पियाजे का टॉपिक है ये सी टेट पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 4-5 नंबर का आता ही आता है, तो आप इसे ज़रूर करें। तो जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा संवेदीगामक उपलब्धियाँ सीखता है। अवस्था है, संवेदीगामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। इसमें वस्तुएं स्थायित्व लक्षणोन्मुखी व्यवहार का पता चलता है। अगर 2 से 7 वर्ष की बात करें तो पूरी संक्रियात्मक अवस्था का पता चलता है। आत्म केंद्रित रहता है बच्चा 7 साल तक, वो अपने आसपास अपने आप को लेके सोचता है। उसके बाद 7 से 11 की ओर वो क्रमबद्धता है यानी कि वर्गीकरण कर लेता है चीज़ों का, ये छोटा है, ये मोटा है, ये लंबा है। और उसके बाद 11 से 15 की उसमें अमूर्त चिंतन आ जा सकता है यानी कि वो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। रमन के सम्मुख हैंस की दुविधा प्रस्तुत की गई। इस प्रतिक्रिया व्यक्त करने की हैंस को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? रमन कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास की अवस्था में है। रमन अगर पैसा चोरी करने की बात कर रहे हैं तो उसे कानून की जानकारी होनी चाहिए, मतलब कानून के बारे में थोड़ा बहुत वो जानता है अभी, यानी कि जो रमन का है वो नैतिक विकास की ओर चल रहा है। ले वायागोस्ती के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ले वायागोस्ती के अनुसार संस्कृति के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि जो सांस्कृतिक उपकरण हैं वो अधिगम प्रक्रिया में योगदान देते हैं और जितना भी इनका सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ले वायागोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम
कि निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए सम्मिलित की जाती है? वायगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुद्र करती है? तो जो वायगोत्स्की हैं, इन्होंने बताया कि जैसे सहभागी अधिगम होता है, यानी कि जो बच्चे आपस में छोटे छोटे समूह में सीखते हैं, वो विधि शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा संयोजिता रखती है, यानी कि उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है तो किसी बच्चे को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, उसी पे डिपेंड होता है चाइल्ड केंद्रित एजुकेशन। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है और हर एक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। तार्किक, गणितीय, भाषीय बुद्धि, स्नातिक, शारीरिक गतिक, संगीतात्मक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि, प्राकृतिकवाद, अस्तित्ववादी बुद्धि। अभिकथन ए, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। अब इसका तर्क देख लेते हैं। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। भाषा विकास पूरी तरह जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा सी, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित परिवेश के सृजन पर बल देता है। यह कथन सही है, लेकिन भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। यह भाषा विकास पूरी तरह जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर करता है। यह कथन गलत है, क्योंकि आप देखना जिस परिवेश में बच्चा रहेगा वह उसी प्रकार की भाषा सीखेगा। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देता है। इस तरह के कथन को जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को बहुविधि तरीकों से नामकरण, लेबलिंग या पृथक्करण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसे कई बार टीचर्स मूर्ख कह देते हैं या कह देते हैं बुद्धू, तो उससे बच्चे के अंदर नकारात्मकता आती है, वो नेगेटिव सेंस में उसे ले जाता है, जो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? आकलन करने का मुख्य कारण होता है अधिगम को अनुकूल बनाने के लिए, विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचानने के लिए आकलन करना जरूरी है। बच्चे का कितना मानसिक विकास हुआ है वो भी बच्चे के आकलन के लिए जरूरी है। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समझने करना चाहते हैं। ऐसा करने से आप निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे? अगर हम अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की समृद्ध करना चाहते हैं तो हमें उनका स्वयं चिंतन या प्रतिबिंबन करना होगा। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय स्पंदन किस ओर संकेत करता है? जो विद्यालय में निम्न या सुविधा वंचित बच्चे आते हैं वह उनकी आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाता। विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? सी, सामाजिक। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो श्रवण बाधित छात्र होते हैं उन्हें पहले तो आगे बिठाना चाहिए, अपने पास बिठा ले, ताकि उन्हें इस हिसाब से बिठाना चाहिए कि उन्हें बोर्ड अच्छे से दिखाई दे। अगर वो सुन भी ना पाए तो बोर्ड को अच्छे से समझ पाए। उसके अलावा अलग अलग एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक
प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। मेधावी प्रतिभा बालक या प्रतिभाशाली बच्चों को किस तरह की संभावना है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइड्रो एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD पार्य बचपन में शुरू होता है, बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना, भूलने की प्रवृत्ति, ध्यान में कमी। अभिकथन 1, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सर्जन करना चाहिए। आंसर ए है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग करने के समूह कार्य और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, और दोनों ही सही है क्योंकि समाज भी अपनी भूमिका अलग से निभाता है और सहयोग से भी बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सर्जन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? शिक्षण के अधिगम में व्यवहार अनुकूलन विधि ज्ञान के सर्जन में विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका महत्व नहीं देता है। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रतिभाशाली तरीके से सीखते हैं? विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण यानी कि इंक्वायरी और डिस्कवरी के द्वारा बहुत जल्दी सीखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? प्राकार्यात्मक स्थिरता विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है, क्योंकि जब वह नई समस्याओं का सामना नहीं करने का तो उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकास नहीं कर पाने की। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापक द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। यानी कि जो बच्चा बोलना चाह रहा है उसे टीचर्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, ये ना कि उन्हें नेगेटिव ओर ले जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? नगद पुरस्कार पाने के लिए बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल्स है, जैसे बच्चों ने कुछ अच्छा काम किया तो उसे पैसे दे दिए या फिर कुछ प्राइज़ दे दिया, कॉपी पेन दे दिया, तो ये बाह्य है। आंशिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है आकांक्षा का स्तर या अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेशन। साइमा अपनी सफलता के लिए योग्यताओं में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यताओं को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलता का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? असहायता का सीखा हुआ भाव, यानी कि वह जो साइमा है उसे ये लगेगा कि मैं मतलब लर्निंग हेल्पलेस हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? अगर हम विद्यार्थियों को कुछ याद करवाना चाह रहे हैं तो हम उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक रट्टाफिकेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता है जो व्यक्तिगत कारण है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अधिगम निराशा की भावना से जो होता है नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ये 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे रिवाइज़ कीजिए और कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे ही आपके लिए एक सीरीज़ बनाते रहें। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।